and looking forward for the interview as well. Okay, Amit, thank you for your kind word and appreciations. But it is all about the study material and my support. But I want to know what is your feeling and how is the excitement your after getting qualify of mains examination. Yes, I am very delighted, uh, very excited. Uh, yes, getting through one among the 250 candidates, it's always in all over India. That is always a great feeling. Definitely, definitely. Uh, okay, thank you, Tamil. Shreya Srivastava is also here. So next one is Drishya. First of all, as Tamal said, complete. I am lacking words. Actually, I depended only on your classes and notes. You know that I was there from the starting, and as you were saying, I was also out of touch for a few years, and I was completely dependent on your classes and notes. That helped me made to clear the mains. I'm 100% sure because my first paper was not that well. So if I had cleared, I came to the mains list only because of the second paper. That I'm sure. So that way, I'm so happy and a bit tensed also because of the interviews. I have to prepare. Okay, thank you, Drishya. Uh, Nearly eight candidates are there. So, अजय, अंजन, Drisya, Himanshu, Shreya, Suhada, and Tamil. Okay. सो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आपके अपकमिंग जो इंटरव्यू होने वाले हैं उस इंटरव्यू के रिगार्डिंग लेकर के कि किस तरीके की चीज़ें आपको अब नेक्स्ट 4 to 5 डेज का जो भी टाइमिंग आपको मिल रखा है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका कि इंटरव्यू स्टार्टिंग के ही स्लॉट में है दैट मीन्स 1 या 2 अप्रैल को ही है और कितने लोगों का है जो कि बाद में चल करके है तो जिनका पहले होगा उनके लिए थोड़ी सी प्रेशर ज़्यादा होगा तो आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं डिस्कस करने के लिए बेसिकली वन थिंग मोर हिंदी कंफर्टेबल है आप लोगों को आई मीन टू से दैट कि प्रॉब्लम तो नहीं है हिंदी में आप लोगों को बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बाद में जो सुनेंगे तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इफ़ देयर इज एनी इशू इन हिंदी लैंग्वेज देन काइंडली इन्फॉर्म मी ओके आई थिंक देयर इज नो इशू ओके वन मोर कैंडिडेट इज नाउ मोहित चौहान सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ जस्ट बिकॉज फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस बिकॉज पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतना कैंडिडेट अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम को लेकर के बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के और उनमें से आप लोगों ने मतलब प्रूफ किया कि आप लोग जेन्युइनली बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड के कैंडिडेट हैं और आप लोग डिजर्व करते हैं इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया देन मेंस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया और अभी नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का बाकी है दैट इज़ इंटरव्यू और उसका वेटेज आप लोगों को मालूम है कि कितना होने वाला है बट फिर भी उसके लिए आपको बहुत अच्छे से करना है और उसी स्ट्रैटेजी को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या आपको करना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको ड्रॉप करना चाहिए क्या चीज़ें हैं जो कि आपको कैरी आउट करनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को और इन्हांस कर सकें ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो यहाँ पे चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने कैमरास को ऑन कर लें ताकि आप लोगों का फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो सके एज वेल एज आप सब लोगों को एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा ज़्यादा लेंदी नहीं सिर्फ इतना आपकी क्वालिफिकेशंस कहाँ से है मतलब क्या है और एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं और कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं राइट ये अगर आप ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे पाएंगे तो थोड़ा बात आगे अच्छे से और कन्वे हो सकेगी सो सभी लोग काइंडली ऑन योर कैमराज ओके
आई थिंक इट्स फर्स्ट टाइम कि इतने टाइम से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, बट फर्स्ट टाइम पे आप सभी लोगों से ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। ये मेरे लिए भी ठीक होगा, कभी अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में भ्रमण करेंगे तो अगर मुलाकात होगी तो फिर आप पहचान जाएंगे आप लोगों की, अच्छा चलो ठीक है, कभी तो बात हुई थी। ओके, तामिल अजागन। ओके, वेरी गुड। अंजन बेहरा, करुणा गवाले। अगर मैं किसी का नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमराज को आप ऑन कर लीजिए ताकि वन टू वन आप लोगों से इंटरेक्शन हो सके। और वेरी गुड। कैसा फीलिंग हो रहा है अभी आप लोगों को, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं? बताइए बताइए, जानना जरूरी है, आप लोगों की इंटरनल जो कंडीशंस होगी उसे जानना बहुत जरूरी है। कुछ तो स्पेशल फील होना चाहिए आप लोगों को ना। चलिए अंजन से स्टार्ट करेंगे। अंजन, रेडी हैं आप? यस सर। काफी आप एक्साइटेड और एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, मैंने सोचा आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अंजन, हाँ, सिर्फ जब पता सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। आप कुछ बेसिक अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और बाकी लोगों को भी अवेयरनेस हो सके कि उनको भी कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपके इंट्रोडक्शन में इंक्लूड क्या क्या चीजें होंगी? योर एकेडमिक जर्नी, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन और योर एक्सपीरियंसेस अदर देन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंड ऑल्सो करंटली व्हाट आर यू डूइंग। ओके, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर माई सेल्फ, अगर मैं इंट्रोडक्शन ऐसे दूं, माई सेल्फ अंजन बेहरा, आई एम फ्रॉम जगत सिंहपुर, उड़ीसा। I did my master's from Kerala Veterinary and Animal Science University. I did my master's in MSc Animal Biotechnology. Uh, Now I'm pursuing my PhD in National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. So that's all. What else I have to? ओके, थैंक यू अंजन। आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट को लेकर के। जब भी आप वहाँ पे इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू के टाइम पे आपके सामने ऐसे 3 to 4 मेंबर्स के एक पैनलिस्ट बैठी हुई होगी, जिसमें कि आपका पूरा एक मेंबर होंगे जो कि हेड होंगे, बाकी 2 जो होंगे उनके असिस्टेंट होंगे, राइट? आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन आप दें, आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन जब भी आप क्लास में या रूम में एंटर कर रहे हैं और आपको इंट्रोडक्शन के लिए बोला नहीं जाएगा शायद, हो सकता है, बट फिर भी आपको वहाँ पे जाकर के ग्रीड करना है। जिसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है ताकि वो आपसे बात कर सकें। और उस ब्रीफ इंट्रोडक्शंस में आप ऐसा क्यों छोड़ के जाएं, दैट मीन्स कि आपकी स्ट्रेंथ किस तरफ है, आप चाहते किस तरफ हैं कि इंटरव्यू का पूरा रुख मुड़े, उन पॉइंट को आपको जरूर हाईलाइट करना होगा। जैसे सपोज अभी आपने बताया कि आप करंटली पीएचडी कर रहे हैं, राइट? और आपका पीएचडी जो टॉपिक है, आप अगर चाहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे पीएचडी से रिगार्डिंग सवाल पूछे, डेफिनेटली आप उस पर थोड़ा फोकस करें कि सर करंटली आई एम परसुइंग माय पीएचडी ऑन द टॉपिक ऑफ फला फला फला, राइट? व्हाटएवर जो भी है, एंड आई हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट, जो भी आपने अपने उस पीएचडी ड्यूरेशन में हुआ है, उन टेक्निक्स को भी एम्फसाइज करें ताकि जो रिप्लाईज होंगे ना, उन्हीं रिप्लाईज से ही और जो होते हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, सवाल को पूछते हैं। ओके, उनके पास सवाल कोई पहले से फ्रेम आउट नहीं होता है, और जो होंगे वो आपने जो रिप्लाई दिया हुआ होगा उसी रिप्लाई के कुछ की टर्म्स को लेकर क्या करेंगे, वो सवाल आपसे पूछेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपनी पीएचडी के जर्नी को लेकर के और अपने पीएचडी के एक्सपीरियंसेस को लेकर के, देन डेफिनेटली जब आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना दें तो उन पॉइंट्स पे फोकस करें जिस पॉइंट पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और ये सभी के लिए है। सपोज कोई टीचिंग कर रहा है और वो टीचिंग में सपोज अगर हायर एजुकेशन में पढ़ा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे, या फिर वो टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट पे पढ़ा रहा है और वो बायोलॉजी को डील करता है, तो आप उन मतलब बायोलॉजी टर्म को यूज करें ताकि, या बायोटेक्नोलॉजी टर्म को यूज करें ताकि उनको ये लगे कि अच्छा आप इस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपसे सवाल थोड़ा वहाँ पे चल सके। याद रखिए कि आपका जो इंटरव्यू का टाइम होगा वो मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट का दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके कन्वर्सेशन पे कि आप कितनी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आप उनके सवालों का जवाब अगर आप देते जाते हैं, देन डेफिनेटली टाइम विल बी मोर। और आप इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंगली कैसे मोल्ड कर पाएंगे, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने हर एक रिप्लाई में
ऐसे कुछ कीवर्ड्स को ड्रॉप करके जाइए जिन कीवर्ड्स पे आपकी कमांड थोड़ी अच्छी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि अंजन काइंडली टेल मी व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आपका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, राइट? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप आंसर क्या करेंगे? Sir, I would like to say teamwork and अभी तो दिमाग में कुछ हो रहा है नहीं फिलहाल। आपको थोड़ा इससे फोकस करनी चाहिए कि वो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और ये बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए है कि आपको अपनी जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उस पे आपको अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए। अगर अर्थ सडन आपसे कोई पूछता है कि आप अब तक की लगभग 35 साल के आसपास की एकेडमिक जर्नी आप क्लियर कर चुके हैं, ट्रेवल करके आए हैं, और आपको क्या लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे ऐसा आपको लगता है कि आपकी ये वाली जो एबिलिटी है वो बाकी जितने लोग हैं उनसे उनके कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है, राइट? सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, टीचिंग है। मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि अगर 100 टीचर अगर होंगे तो उन 100 टीचर में भी अपनी मैं आइडेंटिटी अपनी बना सकता हूँ, पहचान बना सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरी ये एबिलिटी जो है वो बेटर है और मैं इस एबिलिटी के बेसिस पे मैं अपनी आइडेंटिटी बना सकता हूँ। सो इन द रेफरेंस ऑफ दैट आप सभी लोगों के पास में एक अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ पॉइंट होगी और आपको उस स्ट्रेंथ पॉइंट को क्या करना है, फोकस करना है, उस पर थोड़ा सा आपको वर्क करना होगा। अगर आपने कोई चीज़ बोला है कि हाँ आपको कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ है, या आपको टाइम मैनेजमेंट का आपको स्ट्रेंथ है, या फिर पब्लिक को हैंडल करना आपकी स्ट्रेंथ है, राइट, या स्ट्रेस को टॉलरेट करना आपकी स्ट्रेंथ है, या आप किसी भी सिचुएशंस को टैकल करने में आपकी स्ट्रेंथ है, तो अगर आप उस पर बात करते हैं, अगर आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं, देन डेफिनेटली आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपसे अपोजिट सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट्स इन यू, तो आप क्या बताएंगे? क्या लगता है आपको कि जो आपको खुद भी रियलाइज होता हो कि हाँ आपकी ये आदत से आपके जो कलीग्स हैं वो बहुत परेशान हैं, आपको भी लगता है कि आपके करियर में वो कहीं ना कहीं एक तरीके का ऑब्स्टेकल बना हुआ है, हमें इसे ड्रॉप कर देना चाहिए बट हम कर नहीं पाए हैं। नेगेटिव पॉइंट सब में होते हैं डेफिनेटली, बगैर विदाउट नेगेटिव कोई है नहीं, और उसको जानना भी हमारी ही ड्यूटी बनती है कि अगर हमें ये पता हो कि हमारी नेगेटिव पॉइंट क्या है तो शायद उसको हम अच्छे से रेक्टिफाई कर सकें और उन चीज़ों को दूर करके फिर आप आगे मूव कर सकें। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है तो आप क्या बताएंगे? ओके, मतलब लगता है कि मुझे अभी आपको थोड़ी सेल्फ पे स्टडी करने की ज़रूरत है। लग रहा है बायोटेक की किताब को पढ़ते पढ़ते आपने खुद को पढ़ना छोड़ दिया है है ना? तो थोड़ी अपने बारे में भी स्टडी आप कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा आपसे सब्जेक्ट से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपकी पर्सनालिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है, देखिए नॉलेज ही सब कुछ नहीं है। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं इट्स अ पब्लिक इंटरेक्टिव प्लेस, राइट? वहाँ पे पब्लिक आएंगे और आपका जो इंटेलेक्चुअल होगा वो थोड़ा अलग होना चाहिए। सब कुछ सिर्फ किताब से ही नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पब्लिक से इंटरेक्ट होकर के सोसाइटी में एग्जिस्ट करके सीखनी पड़ती हैं और आपको वहाँ से एक्सपीरियंस करके ही आता है। तो किताब का जितना नॉलेज था उसका काम आपने प्रूफ कर दिया, दैट मीन यू आर हियर, दैट मीन्स यू हैव गुड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट एज वेल एज जीएस पेपर, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो आपका इंटरव्यू होगा दैट मीन्स आपकी पर्सनालिटी का, कि आप एक्चुअल में कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या आपको देख करके लगता है कि आपकी पोटेंसी है और आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, चीज़ों को डील कर पाएंगे, और आपकी एनर्जी लेवल कैसी है यही डिसाइड करेगा। ये आप मान के चलिए कि यहाँ तक की जर्नी सिर्फ 5 से 10 मिनट डिसाइड करेंगे कि आप आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी फोकस्ड। आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपने उस 10 से 5 मिनट को क्या करना होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और वहाँ पे आप ऐसे मतलब सोचने वाला जो थॉट प्रोसेस है कि अच्छा अभी आपने पूछ दिया कि मेरी प्लस पॉइंट क्या है, तो मैं अब सोचने बैठ जाऊँ कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ है ना? ये वाला जो जेस्चर होगा ना फिर वो आपके लिए नेगेटिव तुरंत एग्जामिनर के क्या, उनको क्या है ना कि उनको सिर्फ देखिए इंटरव्यू क्यों कराया जाता है, इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए नहीं कराया जा रहा है, इंटरव्यू कराया जा रहा है डिस्क्वालीफाई करने के लिए, है ना? इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या है कि जितने लोग ऐसे हैं जिनको कि जो एलिजिबल नहीं है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो बेसिक जो प्राइम पर्पस है फॉर ऑफ द इंटरव्यू वो ये है कि जो लोग ऐसे ही हैं जिनको कि ढंग का चीज नहीं है उनको हटाया जाए। तो हटाने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया वो रखेंगे ना, और जज करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है, ओनली 5 मिनट्स। तो उन 5 मिनट्स में आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से मतलब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ओके, अगर अंजन मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछूं कि आपको क्यों लगता है कि यू आर अ गुड एंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट,
तो आप क्या बताएंगे? सर मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इंग्लिश कोई बात नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लेता हूँ और बोल लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट आप वहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि अगर पैनलिस्ट अगर आपसे कम्युनिकेट इंग्लिश में करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर स्पीड इंग्लिश में देना होगा। अगर पैनलिस्ट में बैठे हुए 2-3 मेंबर हैं और अगर उनमें से कोई हिंदी कम्युनिकेट करना चाहता है, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर उधर से सवाल आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो आप ट्राई कीजिए इंग्लिश में रिप्लाई करने का। ऐसी गलती आप मत करना कि आप उधर से कोई हिंदी में पूछ रहा है और आप टू बी वेरी स्मार्ट आप इंग्लिश में आंसर किए जा रहे हैं, ये गलती आप मत कीजिए, ठीक है? जिस तरीके का उधर क्वेश्चंस किया जाए, जिस लैंग्वेज में, जिस फॉर्मेट में, आप वैसे ही रिप्लाई करें। और जिससे बात आप कर रहे हैं, आपका फेस एंड आई कांटेक्ट उनसे होना चाहिए। सपोज अगर आपके पास 3 मेंबर बैठे हुए हैं और कोई साइड वाला लेफ्ट साइड वाला मेंबर आपसे सवाल करता है, तो आपका जो आई कांटेक्ट है सिर्फ और सिर्फ उस लेफ्ट वाले पर्सन से होना चाहिए, ना कि दोनों लोगों से, राइट? और आपको आंसर्स अकॉर्डिंगली उनके जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा गया हो उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको देना रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें। ओके, तो अंजन आप कंटिन्यू कीजिए कि आपको क्यों लगता है व्हाई यू आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट? Sir, because we are in this field, since we are in the science field, and in this field we have come across about patent and about patent regarding technology development and all. So somewhere I have exposure, means if I have to say, I have exposure to patent field because of our subject, and I hope whatever knowledge I have gained in this field, it will help me to enhance, means not enhance, whatever knowledge I have gained from my subject, it will help in this organization, which is also helpful. So Anjan, tell me one thing. Everyone are here present are from biotechnology background, right? And you are also from biotechnology background. So how you are different from other people? So you are saying that you are a field of a science and technology, right? So no one is there for art and commerce background. Everyone is from science and especially from biotechnology. So this is the not a unique answer for the suitable candidate. आपको अगर जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको उस पोस्ट को लेकर के थोड़ा ध्यान देना होगा कि उस पोस्ट के लिए सबसे अच्छी कॉम्पिटेंसी क्या हो सकती है। सपोज कि आप एक पेटेंट ऑफिसर्स के लिए जाना चाहते हैं और एक पेटेंट ऑफिसर्स का सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है? दैट इज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी भी चीज को लेकर के अगर आप दिखाते हैं दैट मीन्स यू आर अ गुड कैंडिडेट। आपके पास सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है कि आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। आपने कोई काम अगर किया तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने ये किया हुआ है, और ये सारी चीजें सब लोग बताएगा, है ना? लेकिन आपको अपनी तरफ से अपनी चीजों को आपसे आपके बारे में आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता, तो आपको थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लोर करने की जरूरत है अंजन। और कम्युनिकेशन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज ठीक है अभी तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही इंटरेक्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू वेरी कॉन्शियस एंड वेरी फोकस्ड एंड वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन एज वेल एज हिंदी। So there will be no second chance for this kind of appearances in the interview. Okay, so be alert. आपको बहुत अच्छे से फोकस्ड होने की जरूरत है। दोबारा आपको ऐसा पता नहीं, आई डोंट नो कि कब चांस मिलेगा इंटरव्यू में जाने के लिए, ये रिपीट होगा भी कि नहीं होगा। ओके, ठीक है अंजन, आपको आपके लिए सेशन सही है कि पहला चीज तो आपको खुद पे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नंबर 1 लाइक एस आपकी मतलब आपके जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ पॉइंट है वो क्या है। दूसरा ये है कि आपकी मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो क्या है, क्यों आपको लगता है कि आपको इस जॉब के लिए अपॉइंट किया जाना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास है, क्यों आपको लगता है कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। इन सारे सवालों का तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका जो जेस्चर है और आपकी जो कह सकते हैं कि बॉडी जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। डेफिनेटली होंगे, इंटरव्यू है तो होंगे ही होंगे, और मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको ऐसे ही आएगी जब आप उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर कोई फ्रेंड है आपके पास जो कि आपसे पीएचडी स्कॉलर है, राइट,
तो Yes, डेफिनेटली sir. आपके Yes, sir. आपके लेबोरेटरी में 4-5 स्टूडेंट तो स्कॉलर तो होंगे ही होंगे। आप मुझे डेली बेसिस पे थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, राइट? और जैसे सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, उन सारे सवालों के आंसर्स आप खुद से आप देखिए और उनको रिप्लाई कीजिए। देखिए कि आप कितना अच्छे से रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, ओके? और जब आप अपना Okay, इंट्रोडक्शन sir. दे रहे हैं ना, तो माई सेल्फ टर्म थोड़ा-सा खराब लगता है। आप उस तरीके से नहीं बोलें। अच्छा, इको हो रहा है, ओके। साउंड मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है ना? अच्छा, अभी भी है? ये साउंड का इको जो इश्यू था अभी भी है या It's clear now, sir. ना? ओके, 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 ओके। ठीक है अंजन, ये Yes, sir. ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए अपने रिगार्डिंग में। हाँ, माइक आप अभी ऑफ कर लीजिए, शायद मेरे ख्याल से आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। आपके लिए जो सजेशंस दिए गए, नंबर पहला कि जब भी आप इंट्रोडक्शंस दें तो थोड़ा इंट्रोडक्शंस का ट्रेंड अभी बहुत अच्छा चल रहा है। आप थोड़ा 2-4 ऐसे कुछ वीडियोज़ भी देख सकते हैं अपने सेशंस के लिए। माई सेल्फ वर्ड थोड़ा-सा इगोइस्ट लगता है और आई वांट ये भी वर्ड थोड़ा खराब लगता है। जहाँ पर अगर आपको अपनी इच्छा ज़ाहिर करनी हो, आप आई विश यूज़ करें। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। आई वांट का मतलब होता है जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनमें से आप पिकअप करना चाहते हैं, तो वांट जो वर्ड है वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। आप वांट की जगह पे विश यूज़ कीजिए, ठीक है? माई सेल्फ की जगह पे आप थोड़ा टर्म को यूज़ हटा दीजिए क्योंकि माई सेल्फ इंट्रोडक्शन में बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। और इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा अच्छा बनाइए। आपकी एकेडमिक जर्नी में क्या स्पेशल रहा है, आपने कोई एम्फसाइज़ नहीं किया। जैसे लाइक एज़ कि आप 10th से लेकर के पीजी तक में कभी बेस्ट स्टूडेंट का अवार्डी रहे हैं, कभी टॉपर ऑफ द कॉलेज या क्लास रहे हैं, ऐसा कुछ है अगर अचीवमेंट तो आप उसको हाइलाइट करें और अपने कॉलेज के बारे में आप बताएँ। अदर देन एकेडमिक आपके पास कुछ और भी एक्सपीरियंस है? नहीं, sir. अच्छा, ओके, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप उसको भी एम्फसाइज़ करें कि सर आई हैव ऑल्सो सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द फील्ड ऑफ जो भी है, चाहे टीचिंग में है, चाहे स्पोर्ट्स में है या जो भी है, अगर आपके पास है तो उसको ज़रूर करें। और एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए कि अगर कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जिसका कि रिलेवेंसी आपकी इस पोस्ट के लिए नहीं बन रही हो, सो उसको वहाँ पे अननेसेसरी का डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो डाइवर्जन दिखाता है और ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं होता है। ओके? ठीक है अंजन? बाकी अभी हम लोग और ठीक है, sir. बाकी लोगों से बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को दिखाना भी और समझाना भी है। तो इस तरीके से थोड़ा-सा बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट हो लेते हैं। नेक्स्ट आनंद शर्मा। आनंद आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कैसे हैं? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ठीक है सर, गुड। कैसा आई एम कैसा ओके कैसा लग रहा है आनंद जी अभी आपको? सर, आई एम फीलिंग गुड। फीलिंग गुड, डेफिनेटली मी टू। आप सब लोगों को ऐसे देख करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से आप लोग किताब में लगे हुए थे, मैंने सोचा थोड़ा-सा आप लोगों से इंटरेक्शंस किया जाए। ओके, आपको भी बहुत ढेर सारी बधाई अनंत। आप ऑल ओवर इंडिया से क्वालिफाई थैंक करके यू। आए हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम। सो आपको अपने आप पे थोड़ा-सा गर्व फील होना चाहिए। खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहना चाहिए, ज़रूरी है, बिकॉज़ लोगों को लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपने बहुत कुछ काम किया हुआ है, बट अभी फाइनल स्टेज बाकी है। आनंद कैसा फील कर रहे हैं अभी? आपसे मैं कुछ सवाल पूछ थैंक यू पूछ सर। सकता हूँ? या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। Okay, so Anand, kindly just give a brief introduction so I can start conversation with you. Sir, I am Anand Sharma and I come from district Morena of Madhya Pradesh, and I have done my graduation from IIT Guwahati in biotechnology and post graduation from IIT Madras in bioprocessing engineering. And sir, I have also done a research internship from Seoul, South Korea, and my hobbies are playing keyboard and keeping my body physically fit and well. Okay, Anand, during your MSc, that is bioprocessing engineering, right? So that is MTech. MTech, okay. During MTech आपने कौन-कौन से पेपर को स्टडी किया हुआ है अपने मास्टर्स MTech के टाइम पे? Papers means subject, right? हाँ, सब्जेक्ट। Means, so their fermentation technology is there and plant biotechnology was there, and so and second
mass balancing, mass operations subject was there, and bioprocess control design. These were the few subjects which I can remember right now. ओके, सो आनंद, मुझे आप ये बताइए कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल स्केल पे सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंटली यूज होने वाला कोई माइक्रोब्स का नाम आप बता सकते हैं? Sir, I can remember Saccharomyces cerevisiae one is there, ओके, which is used for the fermentation of carbohydrate to alcohol, to making alcohol products. This is one, and for making curd also one microorganism is used, lactobacillus, so which converts milk into curd products. So these are these microorganisms I can remember right now. ओके आनंद, हैव यू हर्ड अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन SCP? Yes, sir, I have heard about it, but You don't have an idea right now. Okay, is it a Yes, sir. fermentation? It is a fermentation product or natural product? Sorry, sir, I do not have an idea about it. Okay, kindly note it and try to find out the answers. What is SCP? That means single cell protein, and is it a fermentation product or natural product? Okay, in which situations you have to use of single cell protein, and where are the major field of using SCP, that is single cell protein? Yes. सेकेंड क्वेश्चन आनंद आपसे ये है कि आपको क्यों लगता है कि आप एक सुटेबल कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए? Sir, I'm a very honest person and hardworking person, and sir, whatever and committed person, whatever work you will provide me, I can finish it. आप ऑनेस्ट within हैं, time. इसको हम कैसे माने? Can you prove it? Sir, How we can believe you are an honest person? Everyone says that we are honest. I am honest. No one never say that I am a very like kind of a person. कैसे माने आपकी एक honest sir, person? sir, from my beginning, sir, if I can give one example, Yeah. that I did preparation for IIT, and then honestly I prepared. That's why I was able to qualify the examination. If I would have not honest with myself, then it is not possible to qualify such kind of examination. This I can remember. I can give one example right now of my honesty. Sorry, Anand. I think we are unable to listen your voice properly. Sir, I'm saying that I have qualified JEE exam, and it is not possible to qualify such a big exam if you are not honest with yourself during your study. Okay, so qualify of any competitive examination is the certification or justification of honesty. Is it true or is it agree? So many Sir, candidates in are my point of view, okay, sir, number of people who are agree it with is- the statement of Anand Sharma, that is the qualifying of any competitive examination is the justification of to be honest. Is it right or wrong? कितने लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है कि मैंने जेई एग्जाम क्वालिफाई किया है, दैट्स वाई मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? हाँ जी, I agree to an extent, sir, फाइन. because he was honest in his preparation. So many IITians That and honest- ministers are involved in scam. Okay. Sir, I think he want to say that he is honest with himself, sir. कोई बात नहीं, अपना अपना ओपिनियन देना है और उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है. आनंद, आप उसको लेकर के होड़ाना मत. हम लोग सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेकआउट करना चाह रहे हैं कि आप अपने स्टेटमेंट को कैसे प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, आप Sir, ऑनेस्ट. my point was that if you are not honest with yourself, you cannot do anything. You cannot achieve anything. Definitely. Honesty is the one of the best tool for success.
और जब तक आप अपने अपने आप से ही और अपने काम को लेकर के अगर आप ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बट Yes, sir. That was my point. थोड़ा सा और आपको अपने जस्टिफिकेशंस को लेकर के कुछ और आइडियाज और बेस्ट एग्जांपल्स सोचने चाहिए। वैसे ही एग्जांपल Yes, आपका ठीक yeah. है, बट इस पे बहुत सारे लोग, जैसे देखिए अभी ग्रुप में इन्होंने बोला कि सो मेनी मिनिस्टर्स एंड प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस स्कैम। तो ऐसे आंसर्स पे बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, तो थोड़ा आपको इस पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे आई डोंट नो कि वो लोग इस बात को नोटिस करेंगे भी कि नहीं करेंगे कि आप ऑनेस्ट हैं, और आपने रीज़न दिया था कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। दैट्स वाई आप Yes, sir. यू आर अ गुड सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। ओके Yes. आनंद, ये जो आंसर्स है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर एटसेट्रा, ये ऑलमोस्ट सब लोग देते हैं, Yes, sir. है ना। आपको कैसे कन्विंस करना है, मतलब आप कैसे ये बोल पाएंगे, सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे कि सर जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसमें वजनाई है, उसमें दम है, मैं ऐसे सिर्फ फेक नहीं बोल रहा हूँ। डेफिनेट सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि इंटरव्यूअर के सामने कोई भी कैंडिडेट नेगेटिव बात नहीं करेगा। अगर वो टाइम Yes. को मैनेजमेंट करने की एबिलिटी नहीं भी रख रहा होगा तो भी यही बोलेगा कि सर आई हैव अ गुड एबिलिटी टू मैनेज द टाइम, राइट, and I have good Yes, ability sir. to manage the people, and I have good ability to manage that situations and tackle these situations, ये सबको ही बोलेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए आंसर्स भी रखना होगा। अगर सपोज वहाँ पे आपसे पूछा भी जाता है कि अच्छा कैसे कैसे आप सिचुएशंस, सपोज आपने बोल दिया कि सर इतने साल के एक्सपीरियंस में आई हैव अ गुड एबिलिटी टू मैनेज द टाइम एंड सिचुएशंस, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो हो सकता है आपके सामने वो कुछ स्टेटमेंट दे दें और कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन करके दे दिया जाए, फ्रेम करके, कि जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी का चेकआउट हो जाए, है ना। तो ये चीज़ Yes. आप थोड़ा सोच के बोलिएगा, और जो चीज़ें आपने आपके पास ऑनेस्टली से है उसको अगर आप बोलेंगे तो आप उस पर कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और उससे आप रिप्लाई भी अच्छे से कर पाएंगे। सब्जेक्ट पे थोड़ी जब आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और जैसा कि आपने बोला कि आपकी एमटेक है फॉर्मेटिव प्रोसेसेस में या टेक्नोलॉजी में, और आपका जो फील्ड है ना वो इस पोस्ट के लिए काफ़ी सूटेबल है। Yes, sir. मैक्सिमम जो पेटेंट एंड डिजाइन का केस आ रहा है, जितने भी पेटेंट्स हो रहे हैं वो सब कहाँ से हो रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल पे। माइक्रोबायोलॉजी का फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बहुत ही गहरा रिश्ता है, सिमिलरली वैसे ही जैसे लंग्स एंड हार्ट का है, दोनों Yes. ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। विदाउट लंग्स हार्ट नहीं काम कर सकता है और उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता है। तो विदाउट माइक्रोब्स के या माइक्रोबायोलॉजी के इनपुट एंड इंस्ट्रूमेंट के फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था, और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से ही इंडस्ट्रियल स्केल पे सारी चीज़ें सप्लाई की जाती हैं, और जिनका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो पाता है उन्हीं चीज़ों का पेटेंट कराते हैं, Yes. राइट। तो आपका जो फील्ड है, मतलब आपका जो मास्टर डिग्री है, वो आपके इस पोस्ट के लिए काफ़ी सुटेबल है, और आपको थोड़ा सा अपने इस मास्टर डिग्री के सिलेबस पे और उसके कंटेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सपोज कि अगर आपने एमटेक बहुत Yes. टाइम पहले किया हुआ है और आपके टच में नहीं है कि आपने कौन कौन सा पेपर पढ़ा हुआ है, या फिर आपने क्या क्या चीज़ें मेन फोकस की हुई थी, तो उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपके एमटेक में थी और किन किन चीज़ों पे आपकी एक्सपर्टीज़ है। अगर मैं आपसे पूछूं आनंद कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट और टॉपिक और डोमेन इन योर मास्टर्स डिग्री, तो आप क्या बताएंगे? Sir, my project was on computational biology, so I think it was I got interested in that. Anand, one thing, what Bioinformatics and currently what are you computational doing biology. right now? Yes, sir. Currently, what are you doing? I mean to say, are you an employee or somewhere doing PhD or anything else? No, sir, I'm just preparing for exam. Preparing for the Uh, examination. Okay. Yes, sir. सो अगर आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट में कि आपकी जो फेवरेट या जो मोस्ट आपकी जिस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है वो टॉपिक कौन सा है, तो क्या बताएंगे? Sir, I will go for immunology. वेरी गुड, इम्यूनोलॉजी। Yes, sir. ओके, सो आर यू रेडी फॉर आंसर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इम्यूनोलॉजी? Yes, I sir. ask? Hopefully. Yes, sir. Sure. ओके, मुझे ये बताइए आनंद, क्या आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई एंटीजेंस अगर आपकी बॉडी में इंटरेक्ट करता है तो बी सेल्स का प्लोरिफिलेशन होकर के प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और मेमोरी Yes, sir. सेल्स हमारी सेल्स को ये रिकॉल कराती है कि सिमिलर काइंड का एंटीजन जो है आपकी बॉडी में इंटर किया हुआ है, तो तुरंत का तुरंत एंटीबॉडी एक्टिवेट करके काम हो जाती है।
ओके, Yes, sir. मेमोरी सेल्स के ही बेस्ड पे कॉन्सेप्ट पे ही आपका वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया था। Yes, sir. ओके, इतना Yes. सबको क्लियर है? वैक्सीनेशन का या वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे है? मेमोरी बेस्ड पे है। सो सवाल मेरा ये है कि क्या सभी डिफरेंट काइंड के एंटीजेंस के लिए हमारी बॉडी बी सेल्स की जो है वो मेमोरी सेल्स बनाती है, और अगर बनाती है तो क्या सब के लिए वैक्सीन बनाना पॉसिबल है? Is it possible to make a vaccines against all the different kinds of antigen whatever we encounter in our life? No, sir, it is not possible. B cell proliferation works only when a particular kind of soluble, I think, antibody is there. Then, soluble antigen is there. Then the B cell activation, B cell proliferation happens. But if few antigens are there, which does not encounter this our adaptive immune system, they get eliminated during our first during first line of defense. So for such kind of antigens, I think the B cell memory cell does not forms. So if such kind of antigens are there, then they will not be the B cell will not get involved. Hence, the vaccine will not work for such kind of antigens. ओके, आई थिंक आपके जो रिप्लाईज हैं वो सब लोगों को सुनाई नहीं दे रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मुझे भी बहुत ही प्रॉपर्ली तो सुनाई नहीं दे पाया। आई डोंट नो कि माइक का इशू है या फिर आप थोड़ा सा मतलब आपकी वॉइस बहुत डाउन है। एनीवे, आनंद थोड़ा इस पे अगर आप इम्यूनोलॉजी आपका फेवरेट है तो इम्यूनोलॉजी पे आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करना चाहिए, खास करके वैक्सीन्स को लेकर Yes, के। sir. जैसे सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं सबको आप रेट्रोवायरसेस बोलते हो, राइट? Yes, sir. जिनका जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं पहले इससे आप लोग बताइए कि सहमत है कि नहीं। ऑल द आरएनए वायरसेस आर रेट्रोवायरसेस? No. No, sir. No. I don't. Very good. Why? What is the meaning of retroviruses? So if RNA is converting into DNA into the host cell, then if those viruses are not retroviruses, if the RNA of the viruses in the host cell is converting into DNA and then get infected, then infecting the host cell, then such viruses are not retroviruses, as far as I know. So definitely, if RNA viruses wants to infect a eukaryotic cell, then it must be converted into a DNA. Then it can integrate with the DNA genome. So all the RNA virus will convert Yes. into the DNA. Then that means all the RNA viruses are retroviruses. Drisya, you want to say something about this? Listening very curiosity. हाँ बताइए. No, sir. Actually, I was noting down which all I have to study because most of the things I don't have a proper, like, good answer. I have to revise all those things. Okay. So are you agree with that? Ki all RNA viruses are retroviruses? Is it true or wrong? No, all are not retro. Okay. So that means, according to you, there is a difference between the retroviruses and RNA viruses, right? It is a type of RNA virus, retro. Okay. So what is the difference between? No, sir. I will prepare and give the answer later. Okay. No issue. So the RNA virus which has reverse transcriptase, then first it converts to cDNA and then it undergo the synthesis. आंसर कौन But- दे रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. Who is replying right now? It's Tamil. Myself, Tamil. अच्छा तमिल. Okay. Tamil. हाँ, continue. Virus which has reverse transcriptase. So Okay. first the conversion of cDNA, and from that viral products are getting expressed. Then in other viruses, the RNA itself positive sense, so it directly undergo expression. So that is the difference. Okay, Tamil. HIV virus is example of a retroviruses or just RNA viruses? It's a retrovirus. HIV is a And retrovirus. COVID-19? It's not a retrovirus. It's RNA virus.
Yes, it's RNA So is virus. there any difference between the RNA, HIV viruses and COVID-19 viruses infection mechanism? Yes, definitely is there. First, uh, reverse transcriptase is a part of retroviruses. It synthesizes cDNA first strand and second strand, then it integrate with the host genome, and then it produces the products of virus. But in case of COVID-19 and other viruses, which is positive since RNA virus, so as soon as it infects, it produces its proteins. Very good. So basically, RNA viruses are categorized into two categories, that is positive strand and negative strand. Positive strand RNA viruses have ability to directly synthesize their protein without converting into the DNA molecule. That means they doesn't need a reverse transcriptase and enzyme. While negative strand RNA viruses have their own reverse transcriptase enzyme. Firstly, it will convert it into the DNA molecule, then it will infect to the host cells. Okay, so all the RNA viruses are not retroviruses. Okay, Sir, how the positive virus infect the host? positive Positive RNA virus. positive viruses RNA viruses will infect a host cells. There is no compulsory that it will go for the interaction integration the DNA host. It will infect the host cells without integrating that host cell DNA. While RNA viruses, that means negative sense, negative strand RNA viruses will definitely convert into the DNA, then it will integrate with the host cell DNA, then it will infect the host cells. So there is a slightly key differences. Positive RNA viruses will not integrate to the host DNA. It is not compulsory. But in the case of RNA, negative strand RNA, it is compulsory to convert into a DNA, and that RNA, viral DNA, will integrate to the host DNA, and then it will infect to the host cells. Like as in HIV case में क्या है वही है. Okay, Okay, sir. नेक्स्ट कौन आने वाला है? थैंक यू आनंद. ठीक है, आपकी आपकी Thank you. बाकी Thank चीज़ें you ठीक very है. much, sir. हाँ, बाकी चीज़ों पे ठीक है. Yes, sir. आपके लिए थोड़ा दो सजेशंस हैं. पहला ये है कि आप जब मतलब रिप्लाई दे रहे हो तो थोड़ी सी आपकी साउंड की जो पिच है ना बहुत डाउन है. Yes, sir. Yes. हो सकता है कि ये नेटवर्क का इश्यू हो, ये मैं मान के चलता हूँ. बट जब आप वहाँ पे Yes, sir. सामने इंटरव्यूअर के सामने अगर आप बात करें, थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करें ताकि उनको सुनने में कंफर्ट फील हो. इंटरव्यूअर को अगर आप जरा सा भी अनकंफर्ट फील कराएंगे ना तो उनका पेन चलने में देर देर नहीं लगेगी. ठीक है, तो आप कोशिश Yes, sir. करिए कि Yeah. आप उनको कंफर्ट फील कराइए. Yes. आप थोड़ा सा लाउड बोलें. ओके, चलिए. ओके, थैंक यू. Yeah. Sure, sir. नेक्स्ट कौन आएगा? श्रेया Thank you, sir. या हिमांशु? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Himanshu. Are you ready for conversation? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just give a brief introductions about yourself and your academic journey, so we can start. So my name is Himanshu Sharma. I am from Varanasi, and I have done Varanasi my itself. school. Yes, sir. Oh my God, you are from my city own. Yes, sir. Okay, okay, okay. And I did my schooling from Banaras only. Then after I moved to Allahabad for my graduation, that is BTech in Biotechnology from Allahabad Agricultural Institute. Then I moved to IT Mandi, where I did my master's and tech in biotechnology. There I worked on a project that is uh, combinational drug therapy in treating type 2 diabetes. And so currently I'm preparing for civil services examination. Thank you. Okay, Himanshu, what is the basic Yes, difference sir. between the diabetes mellitus and diabetes insipidus? Sir, type 2, sir, it is like type 1 diabetes and type 2 diabetes. Sir, type 2, sir, No, no, basically, no, sir, no. I am type 1 not asking. diabetes is, No, 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 no. I am not asking about the type one and type two diabetes mellitus. I am just asking about the diabetes mellitus and diabetes insipidus. Type one diabetes and type two diabetes are the types of diabetes mellitus, which is called yes, sir. insulin independent or which is called insulin dependent. Yes, sir. Exactly, it's a type of a diabetes mellitus. But my question is that diabetes mellitus and diabetes insipidus.
Have you heard about this? Sir, currently I'm able to recall only about the diabetes mellitus only. ओके I will read. सो हिमांशु, अगर आपने डायबिटीज पे प्रोजेक्ट काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंसेस है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। डायबिटीज जो टर्म है उसको, उसके दो क्लासिफिकेशंस है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। आपने सुना होगा कि मल्टीपल यूरिनेशंस होने लगता है, नाम सुना आपने? इंसिपिडस के केस में एक हार्मोन से इसकी कमी हो जाती है, नाम बताएंगे? No, sir. किसी को आइडिया है? ADCH, ADH. adrenocorticotropic hormone. एडीएस, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका रिनल जो अब्जॉर्प्शंस होता है वाटर का, वो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। दैट इज वाई आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो कैंडिडेट इंटेक करता है पीने के लिए, वो सब का सब यूरिनेशन के फॉर्म में क्या होता है, मल्टीपल यूरिनेशन बोलते हैं उसको। उसको आप बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि एडीएच हार्मोन्स की डिफिशियंसीज होता है। जबकि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो आपका इंसुलिन हार्मोन्स की डिफिशियंसीज होगा। डायबिटीज मेलाइटस के केस में आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा, रेज कर जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। डायबिटीज मेलाइटस को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। डायबिटीज मेलाइटस 1 मीन्स टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को बेसिकली आप बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट, जहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन उस इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर्स सेल पे पाए जाते हैं, उस रिसेप्टर्स पे क्या होता है, लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन ट्रिगर नहीं कर पाता है और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन सेल्स में नहीं हो पाएगा। और एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, जहाँ पे पेशेंट की बॉडी का जो इस हार्मोन्स को बनाने वाली सेल्स होती हैं, वो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स कम बनता है और ग्लूकोज का जो कंजप्शन है वो कम होने लगता है। दैट इज वाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा, रेज कर जाएगा। तो आपने डायबिटीज पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा डायबिटीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके हिमांशु, अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। व्हाट आर द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेंथ इन यू? So, sir, I think I am a self-motivated and a hardworking guy. And apart from this, during my preparation, I realized that I have a good amount of patience, and I think it helps in helps me in getting a making it makes me a goal-oriented person, and sir, that's all. Okay, Himanshu, have you heard about the situation tackling condition? Yes, sir. What is the meaning of this? Sir, in certain like a situation in which the condition goes in against you or it gets adverse, so in that condition, how you make yourself calm and take your decisions so calmly and composedly that you come out of that adverse condition. Okay, Himanshu, tell me one thing. Suppose you are in an office and there are so many people, but the peoples are not happy with you and your work and your communication and your behavior. Then in that situation, what will you do? Suppose we are here, nearly 15 candidates are here, right? And no one is happy with you, and by your behavior, by your communications, by your nature, etc. And you are very stressed about this. So how you can handle and how you could tackle this? So in this situation, sir, firstly I will try to. आपको लगता है कि ये चीज बन पाएगी? मतलब आपके लिए ऐसा होगा, ऐसा फेस किया आपने कभी कि जहां आप काम करते हो वहां के लोग आपसे खुश ना हो और आपकी जबकि कोई गलती नहीं है, ऐसा आपने किसी को इंटेंशनली कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन फिर भी लोग आपसे खफा से रहते हैं, ऐसा महसूस किया आपने? नहीं सर, अभी तक ऐसा नहीं लाइफ में ऐसा हुआ है कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं या जहाँ कहीं पे भी रह रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को ऐसे पर्सनली कुछ बुरा नहीं बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनसे थोड़े खफा से रह रहे हैं और उनसे नाराज हैं, या ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत इगोइस्ट हूँ और बहुत ज्यादा मतलब बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? और अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे हिमांशु?
सर ऐसा हुआ है, लेकिन ये कंडीशन मैंने मतलब वर्क नहीं होनी चाहिए। और सपोज इन दिस सिचुएशन सर, मैं अगर ऐसा होता है और मेरी गलती नहीं है, तो मैं कुछ अपने दोस्त से, जो वहाँ पे कुछ कलीग्स होंगे, जो मेरे दोस्त जो मुझे लगता है, उनसे मैं अपना फीडबैक लेने की कोशिश करूंगा। और जो भी एक फॉल्स इमेज या फिर जो एक गलत इमेज या फिर जो मेरी तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है, उसके तहत मैं अपनी एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। और मैं चाहूंगा कि उनके थ्रू ये मैं कम्युनिकेट करूं, और जो भी फॉल्स जो चीजें हैं, उनको मैं अपना एक ओपिनियन रखूं और उनके फीडबैक लूं, जिससे मैं सर इस मैटर को रिजॉल्व कर सकूं एट द अर्लीस्ट। Okay, Himanshu, what is your favorite subject? Immunology sir, and RDT. Immunology and RDT, recombinant DNA technology. Very good. Uh, may I ask some questions? Are you ready Yes for sir, I that? have to. Yes sir, I can, but I have to like revise the thing. Okay. Okay. Tell me the name of a first recombinant plasmid vector. Uh, TB322. உட்காந்து The சாப்பிடலாம் PBR 322 முடிச்சுட்டு வரேன். plasmid. PBR322. Is it right? Yes sir. कितने लोगों को लगता है कि इन्होंने जो आंसर दिया है फर्स्ट प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर का एग्जांपल PBR322 है? राइट सर. राइट आंसर है. ठीक है, आज आप सब लोग ये सेशन खत्म होने के बाद गूगल करिएगा, ठीक है? और अगर आपको आंसर PBR322 मिले तो फिर आप मुझे आप लोग ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा कि हाँ सर ये आंसर सही था, और अगर कुछ दूसरा मिलता है तो फिर वो भी बताइए. PSC101 is the first plasmid vector used in recombinant DNA technology. ओके हिमांशु, Yes sir. आपने बताया कि इम्यूनोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपका फेवरेट टॉपिक है. ओके, Yes, sir. मतलब आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली आप इन दोनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपकी पकड़ थोड़ी अच्छी है, ऐसा आपको लगता है? Yes sir. ओके, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी के कंपैरेटिवली आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी थोड़ी अच्छी लगती है. ओके, Yes sir. तो मैं आपको ओके रीजन जान सकता हूँ हिमांशु कि क्यों आपको आरडीटी टेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी अच्छा लगता है? क्या ऐसा रीजन है खास? सर इम्यूनोलॉजी बिकॉज ऑफ माय सराउंडिंग, बिकॉज सर जो हमें डेली जो हम सराउंडिंग में डिजीजेज और ये फैक्टर्स, तो उनसे हम जब पढ़ते तो हमको पता चलता है। और सर आरडीटी बिकॉज ऑफ माय टीचर, in during my BTech days, my teacher was so good, and she was the person who, because of which I have developed the interest in this. Himanshu, have you heard about herd immunity? Yes sir. What is the meaning of herd immunity? Sir, in this situation, what happens that a disease is spread in a large population, and in this case, the immunity develops on a large scale, so that there is no need to give a vaccine. The people already have the antibody, with natural antibody developed in them, and कोई एक सिचुएशन बताइए जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ हो करंट सिनेरियो में हमारे पूरे सोसाइटी में. एनी वन एग्जाम्पल? so COVID-19, but there is vaccine available. कोविड-19? Yes sir. अच्छा, ओके. आपको लगता है कि कोविड-19 के टाइम पे जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ, और एक लोगों Yes, की sir. वैक्सीनेशन, मतलब आपके हिसाब से कि अगर एक कोई मतलब विलेज है जहाँ पे 500 लोग रहते हैं और वहाँ पे अगर 50 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है तो बाकी लेफ्ट 450 लोगों को वैक्सीनेशन कराने की जरूरत नहीं है. Yes sir. है ना? Yes sir. ओके, ठीक है हिमांशु, थोड़ी सी आपको और ज़्यादा इम्यूनोलॉजी पे और अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है.
मीन्स कि अगर आप इस पे फोकस करते हैं कि आपका इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छा है, आपको थोड़ी बेसिक जो चीज़ें हैं वैसे आपकी पकड़ थोड़ी ठीक है, बट और उसको ब्रशअप करने की ज़रूरत है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे सवाल बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का आरडीटी एक ऐसा टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा। आए दिन ढेर Yes, sir. सारे माइक्रोब्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ढेर सारे माइक्रोब्स का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है, कई सारे प्लांट का, कई सारे एनिमल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है, और उनके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी क्या है यूज़ की जाती है। जैसे अभी आपने सुना होगा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, नाम सुना है, एनजीएस, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. सेंगर मेथड में और नेक्स्ट जनरेशन में क्या एडवांटेज है ये आपको मालूम होना चाहिए अच्छे तरीके से। फर्स्ट वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था जिसकी कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, ओके। रिसेंटली कौन सा ऐसा प्लांट है या कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनसीबीआई के पोर्टल पे रिपोर्ट किया गया कि इस वाले ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग कराया गया, ओके। रिसेंटली वो कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनके लिए आईसीएमआर अभी वैक्सीनेशन या वैक्सीन डेवलप करने की प्रोजेक्ट चला रहा है या वैक्सीन डेवलप किया हुआ है। तो आप आईसीएमआर का जो रिपोर्ट है 2023 का उसको देख लीजिए, और उसमें आपको जो रिसेंटली वैक्सीन बने हुए हैं जिन जिन डिजीज के अकॉर्डिंगली लेकर के उनके बारे में आइडिया आपको लग जाएगा। आप इम्यूनोलॉजी पे और आईडीटी टेक्नोलॉजी पे थोड़ा डेटा अपना और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर आपसे इन्हीं दोनों डोमेन से सवाल पूछें, और ऐसा करने के लिए जब आप रिप्लाई दे रहे हों तो उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स को ड्रॉप करके जाइए ताकि सवाल उनका वहीं से बने, ठीक है। जैसे सपोज इंट्रोडक्शंस में आप एम्फेसाइज कीजिए कि आप किन इंटरेस्टेड हैं इम्यूनोलॉजी में एंड आईडी टेक्नोलॉजी में। तो ये दोनों टॉपिक आपने जैसे टर्म दिया, जैसे सपोज आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि you did your project on the diabetes mellitus or diabetes type 1 type 2, so this is the keyword। सो इंटरव्यूअर के लिए मन में आ जाएगा कि अच्छा डायबिटीज़ पे आपने काम किया है, सो आई कैन आस्क सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग डायबिटीज़ कि क्या उसका मैकेनिज्म है। मॉलिक्यूलर लेवल पे डायबिटीज़ का बहुत अच्छी बायोकेमिस्ट्री है, आपसे सवाल बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और वो रिसेप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके रिसेप्टर पे लिपिड का जो डिपोजिशन हो रहा है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम आयन का कोई लैकिंग हो रहा है तो क्या कैल्शियम आयन के लैकिंग होने से डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या डायबिटीज़ मेलाइटस को के पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन मोर सीवियर होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन के, क्या रिलेशन है, ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी, और इस पे आपका सवाल जवाब आपका अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिए और आप उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और एडिशनली आप 3 क्वेश्चंस पे थोड़ा और फोकस कीजिए। नंबर पहला कि आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ है जो कि आपको हमेशा से आपको प्रॉब्लम करती है, या आपके सक्सेस के लिए वो एक तरीके का बैरियर है, कोई है ऐसा चीज़? सर मैंने एक यूपीएससी का ही इंटरव्यू देखा था, तो मैं उसका ही कॉपी करना अगर चाहूंगा सर, तो कोई नहीं, आप सर कहीं का उसमें भी कॉपी उन्होंने कीजिए, बताया लेकिन वो चीज़ें आपसे रिलेवेंट होनी चाहिए। सर, जैसे वो आप सर प्लीज बताइएगा कि यहाँ पे देना चाहिए कि सर समटाइम्स लाइक आई एम ड्यू टू माय गोल, समटाइम्स आई एम अनएबल टू गिव टाइम टू माय डियर वंस, स्पेशली माय पेरेंट्स, दैट इज अ ड्रॉबैक। ओके, मतलब कि आप टाइम बाउंड को लेकर के डर जाते हैं। No, sir, because of my goals, like what currently I'm working for. So that's why I get so much busy in my routine that I unable to give time to my dear ones. अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर गोल, दैट्स व्हाई यू आर नॉट टेकिंग मच टाइम टू योर रिलेटिव एंड सम अदर पीपल्स, राइट? हाँ सर, Okay, okay, so okay. like That means that okay. That means there is a lack of a balancing. That means there is a lack of a equilibrium. Okay. yes, sir. Management is very necessary either for the job, either for the relationship. Okay. Management is the key aspects and key factor to make a life very happy. Everything Yes, should sir. be balanced. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई का भी हिसाब किताब बहुत अच्छा होना चाहिए, और अपने आप दोस्तों से भी अच्छा टर्म बना करके रखिए। ऐसा ना हो कि आप पूरी तरीके से सबसे एकदम पूरी तरीके से ऑफ हो जाइए और आप सिर्फ किताब में लगे हुए हैं। दैट इज नॉट लाइफ, ओके। सो अगर आपको लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ अ टाइम और मैनेजमेंट स्किल, डेफिनेटली, सो यू हैव टू इम्प्रूव इट।
because without management there will be so many kind of issues will be generated in your life or coming life. So उसको थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना होगा कि मैनेज आप कैसे कीजिए. मैनेज करना इज एन आर्ट, इज ए स्किल. आपको उसको आना चाहिए कि आप कैसे, कितना टाइम अपने आप प्रोफेशनल लाइफ के लिए देंगे, कितना टाइम आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए देंगे, कितना टाइम आप अपने बाकी चीज़ों के लिए देंगे. ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. वेरी गुड. अगर आपको ये आइडिया है कि आपके पास क्या लैगुना है, क्या डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली आप उस पर काम करेंगे. ठीक है हिमांशु? Yes, sir. ओके, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए. अपने बाकी जो फेवरेट आपके टॉपिक हैं उन पे अपनी कमांड बना लीजिए, और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में अच्छे जानते रहिए. इतना काफी होगा आपको 15 मिनट इंटरव्यूअर को फंसा करके रखने के लिए. Yes, sir. चलिए. Thank you, दृश्या. sir. Thank you, sir. ओके, मोस्ट वेलकम. आर यू रेडी? So the question is to me. या. So I'll introduce myself, and for the subject topics, I'll prepare well. I request you to excuse me from those questions because I'm not as that much prepared. ओके दृश्या, टेल मी द पॉजिटिव स्ट्रेंथ ऑफ इन यू. So hardworking. I'm hardworking, and my adaptability. These two are my positive strengths. I can give you an example. I'm preparing for multiple exams actually. I was preparing for UPSC and still preparing for UPSC, and I had a gap of few years in my graduation and post graduation subject, that is biotechnology, and I was able to clear this exam along with the other preparation of other exams. So that is one of the example of adaptability, and I can do both things. That is another example. Multitasking also, because I have to balance all these subjects which are entirely different. Okay, so Drisya, you means that you have a good ability of to tackle the multiple tasks in a single time. Yes, sir, and I'm hardworking too because I have to manage the Okay, time that means efficiently for in a preparing. single time you can manage 2 or 3 different type of a task. According to the time management, with time management, I do that, sir. Okay, Drisya, in genetics there is a term related to this. There is a term related to this. That means a single kind of a gene can control multiple kind of phenotypic expressions. What is the name of that gene, and what is the name of that phenomena? Sir, really, sir, I am not able to recall. Is that something related to epistasis or something? I'm not sure. I'm not able to recall. Have you heard totally. about the pleiotropic effect? Yes, sir, I have. I'm sorry, sir. I came to remember. Okay, multitasking is a good kind of ability, and nowadays there is a need and there is a requirement of a such kind of a candidate who have a good quality ability to complete the task, multiple tasks in a given time slot. Okay, so this is about your positive strength. What is your negative? The same thing was my negative. I was not able to multitask from the starting of the preparation. I developed this ability, and right now I'm not facing any drawbacks. But in future, if I come across anything, I can rectify it. Okay. गुस्सा आता है दृश्य आपको? No, sir. I can manage. I do meditation and all, so I can manage. Suppose ऐसे unnecessary आकर कोई अगर आपको ऐसे abuse करना शुरू कर दे, at that situations what will you do? I'll try to talk to them calmly, and I'll try to get to know the reason why they are angry with me. कोई आकर के And if आपको it is ये something एलिगेशन related- लगाना स्टार्ट कर दे कि यू आर नॉट अ गुड काइंड ऑफ पर्सन, और आपने चीट किया और आपने ये फ्रॉडगिरी की, फॉर्जरी की, और आकर के ऐसे एलिगेशन आपको लगाएगा, सो क्या करोगे आप? So I'll make them understand that I have not done such things, and I'll talk to them calmly so that the person opposite to The me persons would are not not be ready to angry. listen you. Then if you are trying to talk to them, the guy very calmly, but the persons are not ready to listen anything else, just they are alligating and blaming you. Suppose I'll try to my just a minute. Suppose Yes. अगर मैं आपको ऐसे इस तरीके से एलिगेट करूं, एलिगेशन लगाऊं कि दृष्टा यू आर नॉट अ गुड गर्ल एंड यू चीटेड मी एंड यू हैव अ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, सो क्या करोगे आप?
So initially, I will try to communicate properly and try to understand what led to the misunderstanding. If I'm not able to communicate that person, and if the person is still angry, I'll try to give some more time, and on a better time, I will try to rectify the things. I'll make the situation proper. मतलब मिला जुला कर गुस्सा आपको नहीं होना है. No, sir, we shouldn't be ओके responding in ओके the ओके. same way. चलिए ठीक है. ओके, अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है. इट्स अ गुड एबिलिटी टू कंट्रोल योरसेल्फ. कुछ आपको पूछना है दृश्य अपने प्रिपरेशंस को लेके? No, sir, I just have one doubt. Should I tell them that I was preparing for exams after my PG because I don't have much work experience apart from few months. So what should I do? अगर ऐसा होता है कि उन्होंने अगर जैसे सपोज व्हेन यू कंप्लीटेड योर एमएससी मास्टर डिग्री? In 2019, sir. So after that, I worked for few months. After that, I started preparing for UPSC. Okay, And okay, okay. few state exams. Suppose if they ask that is there is a gap in your master degree and you are right now in 2024. So in that gap area, what you have to do? So that time आप उसको बता सकते हो कि sir I was involved in I was busy in preparing for UPSC some other state examinations. So आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. There is no issue. And one more question I have to ask, because if they ask why not continue in UPSC, why did you apply for this job also? So how should I frame my answer? Because this one Okay. rarely in my, yes, इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चन. आपको इसके लिए आंसर इस तरीके से देना है कि सपोज सर माय ड्रीम वाज टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन पब्लिक सेक्टर एज वेल एज टू बी अ गुड पोस्ट, राइट? So patent officer is also a good kind of a post, and it will satisfy my own desire to me. जो भी हमारी इच्छाएं थी हमें लेकर के कि हम इस पोस्ट पे होने चाहिए. So that's why ये दोनों चीजें मीट करती हैं. Number one, that is it's a good kind of a post, and second one is that is it's also a administrative kind of a post, right? दोनों चीजें मीट करती हैं. That's why I tried for this, and everyone wants to be a government employee and there is a chance for that. That's why I applied for that. ठीक है. yes, sir. आपको इस तरीके से बोलना है कि ऐसा ना हो कि जो मिला बस आपने वही ले लिया. ठीक है. इसका मतलब ये हो जाता है कि फिर आप यूपीएससी के लिए स्ट्रांगली मोटिवेटेड नहीं थे. आपको थोड़ा सा बताना होगा कि सर यूपीएससी करने के पीछे का जो लॉजिक था बेसिकली वो यही था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना था और एक अच्छी पोस्ट लेनी थी जिससे कि मैं अपनी चीजों को मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूं. मुझे ये पोस्ट देख करके लगा कि यहाँ पे भी पब्लिक इंटरेक्शंस होगा और ये भी पोस्ट काफी अच्छी रैंक वाली है. सो मेरी दोनों चीजों को मीट करती है. दैट इज वाई मैंने इसके लिए अप्लाई किया. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. सुहादा बेगम. हाय, कैसी हैं सुहादा? आपकी आवाज नहीं आ रही है. Hello, sir. हाँ. I'm fine, sir. Okay. Suhada, can you give just brief introductions about yourself? My name is Shuhada Begum. I'm from Assam. I did my post graduation in biotechnology from Guwahati University. Now I am pursuing my PhD in the Department of MBBT, Tezpur University in Assam itself. Okay. And what is your title of PhD? To study the role of PCAB gene of a pathogenic bacteria, Ralstonia solanacearum, which causes wilting disease in several economically important plants. This is my tentative title of my PhD. Okay, मतलब means you are working on a abiotic stress control of abiotic stresses by using certain kind of a bacteria, certain kind of a microbes in a higher plant, right? Yes, sir. Actually, I am working on a plant pathogenic bacteria which causes very devastating diseases in economically important plants. Okay. So, may I ask some questions regarding your PhD? Sure, sir. Okay, Subhana, tell me one thing.
there are Yes, sir. various approaches and methods to minimize the abiotic stresses, like as a pathogenic biotic stresses, like as a pathogenicity of any pathogens on the plants or any other organism, right? Why you Yes, think sir. that RDT, that means by using recombinant DNA technology, is one of the good and best method to reduce, to minimize, to mitigate the pathogenic effect of pathogens on the plant and or also other organism? आपको क्यों लगता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके पैथोजेनिसिटी को Yes. रिड्यूस करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, अदर देन बाकी के? Okay, here we are using the technology which is we can say this is a sustainable technology which cannot which is not harming any environmental factor or other things, and we are using the techniques which already going on in the nature, such as bacteria are using their inbuilt mechanism to evade the other pathogens or other unwanted microbes, or in other cases, in case of plants also uses their immune system, releases toxins to evade pathogenic bacteria. So we can enhance those mechanisms, we can depend on those mechanisms and improve to build the uh, technique in themselves to get rid of several pathogenic diseases or Okay, biotic stress. got it. So basically, Suhana, you are trying to say that your approach is sustainability, to promote the sustainability, right? Yes, sir. Okay, that's why you To are some using extent. natural existing microbes to mitigate the pathogenic effect on the plant. So, Yes, sir. one more questions regarding your PhD. Have you heard about SDG 2020, Sustainable Development Goal? Yes, sir. Yeah. So, what is about SDG? Sir, I cannot say much right now about SDG. I can just Okay. define Leave it, it. Leave but it. Leave it. Note it down these questions and try to find out the answer of SDG 2020. What is the aspects and statement regarding the SDG? Okay, it will be very helpful for you because your PhD is going on sustainability. Tell me one thing, Suhana. What is the meaning of sustainability? How you will it define is sustainability? yes, sir. Where we can we are not harming any component or any factor of the environment, or and we are using existing tools or technologies and improving based on existing tools and technologies. We are improving the environment health or environment condition. Then what is the advantage of a sustainability? It will give us. I'm unable to frame my answer. I'm just trying to deal with. Okay, just noted it and try to find out the answers. What is the applications and what is the advantage of sustainability? How you want to go for the sustainability approaches to mitigate the biotic or abiotic stresses in the plant? Uh, Yes, One last questions, Suhada, from your PhD journey. Uh, like animals, like we all know that we have a nervous system, like we have a immune system, right? To cope up with yes, the yes, different sir. kind of diseases. Have you Yes, sir. heard about the immunity in plant? Yes, sir. There are immune systems. Plant have an immune system. Yes, sir. Kind of immune system we can say is they secrete several kind of secondary metabolites and other responses to mitigate or to evade pathogens or other stressful environment. They so that they can survive adverse condition, as they cannot move and they cannot escape from a particular environment. They have to adapt there. So they have some kind of immune system, I can say. Okay, what is the meaning of a secondary metabolites? In secondary metabolites are those components of metabolic outcome of plants which is secreted or expressed in a in not in normal condition,
whose function is to make them adapt in adverse or unusual conditions, where we can say that those components help them to survive in a particular environment. And then for Or what is those, then what is primary metabolites? so primary metabolites are those components which are used by themselves in their metabolic, in their growth, in their several physiological conditions. Any examples? Sir, auxin, which is a hormone they use for their plant use for their growth, like hormones we can say as primary If metabolites. I ask in our cases, what is the example of primary metabolites? In this case also, I can say that are hormones and growth hormones, I guess. Okay. Enzymes are secondary metabolites or primary metabolites? Uh, right now I can say that these are used directly by an organisms for their growth and development. So Okay, Suhada. Simply, if I ask glucose, this is one of the common energetic molecule in our body, right? yes It is sir, the common source of yes sir, energy production in our body. yes sir, Glucose is an yes sir. example of either primary or secondary metabolites. Primary metabolites. Primary. How? Yes. Because it is and the glucose is required directly for our cells, and which is used directly, and uh, and this is the component where catabolic pathway gives the smaller component of the carbohydrates. uh, Sorry sir, not able to framing properly. Okay. कोई बात नहीं है. Last question. Antibiotics are the example of a secondary or primary metabolites. Secondary metabolites, Very good. How? because those antibiotics are not required. If I say that one bacteria is synthesizing antibiotics, so it will not affect itself. It is synthesizing antibiotic to affect other bacteria, or yes, bacteria especially. ओके गुड थैंक यू. इन्होंने रिप्लाई दिया कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ व्हाट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि जिस किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा वो उसके सर्वाइवल के लिए उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा या उसके द्वारा यूज नहीं किया जाएगा. वाइल द केस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो ऐसे कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि उस इंडिविजुअल्स के सर्वाइबिलिटी के लिए या उसके ग्रोथ के लिए खुद से भी क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा. ओके, लाइक है जितने भी आपके ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लिपिड ऑक्सीडेशंस, लिपिड मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाले ऑल द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, लाइक है जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पढ़ा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पढ़ा, ढाप पढ़ा, जीएपी पढ़ा. ये सब क्या है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, राइट? वाइल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स Yes, इज व्हाट, दैट इज जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए, मीन सस्टेन करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उनको आप क्या बोलोगे? दैट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इन केस ऑफ अ प्लांट, so many examples of secondary metabolites are like as plant exudates जो कि माइक्रोब्स को yes sir, अट्रैक्ट करता है, लाइक एज उसमें कुछ फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते yes, हैं, कुछ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि राइजोस्फेरिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. आपने नाम सुना होगा yes sir. राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया जो कि प्लांट की प्रमोट Acidosis. करते हैं, राइट? Yes sir. सो सिमिलरली हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के. सो थैंक यू सुहादा, आपने अच्छे से रिप्लाई किया. थोड़ा आप अपने इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट पे फोकस कर लीजिए, अपनी एकेडमिक और कुछ एक्सपीरियंसेस है आपको किसी काम का? Yes, sir. Before joining my PhD, I was working in a teaching profession in a university in Assam, Rabindranath Tagore University. I worked there for 9 months. After that, I have joined here for PhD. So, can I add this experience in during my Definitely, interview? definitely. You have an experience of a teaching at the level of UG or PG? So, both. Both. Okay. Definitely you have to mention this. Okay.
Sure, sir. Okay, thank you. Thank you so much, sir. नेक्स्ट कोई बचा है या सबका हो गया? Sir, may I? Raisuddin. राशिद, ओके, राशिद अपना कैमरा आप ऑन कर लीजिए. जी सर, ऑन कर रहा हूँ. Sir, Okay. Yogita is also hand raising. Hi Rashid, how are you? sir, I'm fine. What about you, sir? Sir, we are also fine. So just give a brief introductions about yourself and your academic journey, so we can start conversation with you. Okay, sir. My name is Raisuddin Khan. I'm born and brought up in Arunachal Pradesh, and I have done my schooling from there itself. And for my graduation, I moved to Assam. I joined Dibrugarh University for my bachelor's in botany. Then for my PG, I have done my master's in microbiology from AMU, that is Aligarh Muslim University. After that, and I have done my PG in 2018, and after that, I am solely preparing for the government exams. Okay. So you did your masters in microbiology. Yes, sir. Okay. Agricultural You microbiology, said- that applied one. Okay. So what is your favorite subject, Rashid? To be on the safer side, sir, microbiology itself. Microbiology. Yeah. So being a microbiology student, tell me something. Why we learn about the microbiology? Sir, microbiology per se is the what we can say is the base subject for any, for example, if we want to exploit the microorganism for humankind for developing anything, for example, without the knowledge of microbiology, the birth of biotechnology was impossible. For understanding the microbiology from the historical aspect, from the nature and everything, so the study is very important. After that only we can devise how to use this organism for betterment of the society and as a for the humankind itself. Rashid, if I use the statement that is current era is the microbes era, so how you can justify this statement by giving some suitable examples? Sir, so to say, we use microorganisms in every purpose. For example, for development of probiotics, to deal with the the gastrointestinal problems, we are using the microbes for to enrich our digestion capacity and all, and to for the development of drugs, antibiotics, we are using these microorganisms for for tackling the environmental pollutions. The branch of bioremediation is there. We are using a lot of microbes for especially the bacteria to deal with the this the environmental pollution per se. Okay. Like that, sir. Rashid, have you heard about the pre and probiotics? Pre-N. Yeah, you use the No, term sir. probiotics. Have you heard about the prebiotics? Prebiotics. No, sir, I don't have any idea. Okay, about just that. find out and just relate that these term, that is the prebiotics and probiotics. In what Okay, sir, conditions we sure. can use the term prebiotics, and in what situations we can use the term probiotics, and where we can find the probiotics product, and how why nowadays probiotic concept is very important for the that is dairy milk products. Sure. Okay. So Rashid, tell me what is the strength in you? Uh, Sir, I think I'm a very hardworking guy with a lot of perseverance because right from 2018 itself, after submitting my thesis and getting the master's degree, I'm solely preparing for the government services. And till this is the sixth year. After 5 years of journey, I just entered in the sixth year of era of unemployment. I'm a consistent failure. I have seen a lot of failures in my life, but then also I'm bouncing back to my studies every time when I get failed, and I'm preparing with
a lot of hopes and for to make my parents proud, and all these things makes me a hardworking and very person with a very lot of perseverance. Good. Okay. And come to the next. That is, what is the negative aspects in you? Uh, Sir, as someone has said already, I am very weak in managing, that work-life balance. When I used to study in my hostel and my library, I used to detach my, all the relationship with my parents, with my friends. So I am working on it, and I am sure if I get into the service, as it is 5-day job, I will be very much comfortable to give a lot of time to my family, and this thing will be replicated in my work. Okay, Rashid. Nice answer, nice statement regarding your positive and negative aspects. So it's a good. Thank you, So sir. basically, you after getting a job, you will try to give more and more time to your family and relatives and friends also, because you have sacrifices your all the times, and you totally give off yourself from your relatives and your families for this particular government job, right? Yes, sir. Okay, so nice to talk to you, Rashid. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Come to the next. Who is next one? Yogita. Okay, Asha Sumit. Okay. Hi Sumit, Hello, sir. how are you? Very fine, sir. Okay, अभी आवाज सुनाई दे रहा है आपको? Yeah, I'm very much audible, sir. Okay, so Am I audible, sir? हाँ, you are audible. So just give brief introductions about yourself. Sir, myself, Sumit Kishore. I was born and brought up at Purnia, Bihar, and I have completed my school education from Purnia. Then I went to Delhi to complete my graduation, and I have completed my graduation in microbiology from University of Delhi. Then I went to Banaras to pursue my higher education and completed my master's in applied microbiology from Banaras Hindu University. And thereafter, I joined the DRDO as a senior technical assistant B, and get promoted in 2022, and currently working in DRL Tejpur, Assam, as technical officer A. Uske baad, sir, I can include some hobbies that I have. That my hobbies are traveling, photography. So how was the experience of a BHU? That was very nice, sir. Actually, the campus life, the hostel life, and the academic life is very wonderful. Apart from that, there is a holistic environment there. Means every students from different discipline, they live together. So we get a very common background where we can share our thinking and try to develop a new approach. So that was a very nice experience for me. In which year you completed your MSc? 2016. 16. So after Yeah. that, you are currently working in DRDO. Yeah. Okay. Since then, since 2016, I'm working in DRDO. Okay. So how is the experience of DRDO? So DRDO is known to develop good missiles and other weaponry system. But I will say, sir, this organization is also involved in other domain of research, which are basically focused towards the armed forces. So this organization is involved in field from soil to space. So and the working environment there here, sir, it's a very wonderful environment. In terms of research, in terms of motivation, in terms of, I will say, the other academic field. So people are very supportive here. So these are the, I think, the good positive outcome of the DRDO. Sumit, DRDO is also a very prestigious organization of India, and you are currently working in DRDO. Then why you want to move from DRDO to this patent officer? Sir, ये Is थोड़ा there any tricky specific question reason है. for that? Sir, there is no such a specific reason. But as of now, sir, I can say that this job, the patent examiner job itself, so I will say, sir, this will give me more opportunity and flexibility in terms of technical, and apart from that, in administration. So this can be one of the reasons, sir. मैं मतलब अभी prepare नहीं किया हूँ, sir, इस question को. और दूसरा एक है, sir, कि शुरू से मैंने I have heard about the Einstein.
So Einstein was used to be in the patent office, and then he get his motivation to do the fundamental research. So maybe सुमित आपको नहीं लगता कि currently there is a huge crisis of a job and Sir, you are already in a job and some people are trying to find a single job. सो आपको नहीं लगता कि अगर आपकी जगह पे किसी दूसरे की अपॉइंटमेंट होगी तो वो ज्यादा बेटर होगा, कम से कम एक नए sir, कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट होगी, आप ऑलरेडी जॉब लिए हुए हैं, आप छोड़ के जाएंगे दूसरे जॉब को लेने के लिए, और ऑलरेडी एक कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि जॉब नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी आप क्लैश कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? Sir, I think that if I'm more deserving, then definitely I should given this opportunity. And it's not the case that I'm taking or snatching anyone opportunity. I'm just trying for myself. I'm trying my level best to get this job. It's not that I'm interfering in other one. So I would say that if I'm deserving, then definitely I will get it. I'm not वेरी trying to गुड, वेरी snatch. गुड रिप्लाई, यू डिड वेरी वेल आंसर। आपको ऐसे आंसर्स का जवाब ऐसे ही देना होता है, जैसे अभी आपने कहा कि आप दूसरे का हक नहीं मार रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड देर इज अ नेशनल राइट ऑफ ईच एंड एवरी वन दैट दे कैन प्रोक्योर एंड दे कैन प्रोसीड फॉर द बेटर वन, राइट? सो वही आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे का हक मार रहे हैं। ओके सुमित, आपको कुछ अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के लिए कुछ पूछना, कब है सर आपका एक्चुअली इंटरव्यू? मेरा सर एक डाउट ये है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं सर जो कि यहाँ पे थोड़ा सीक्रेट नेचर के होते हैं, तो वेयर वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक मोर इन पब्लिक। तो अगर मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में या कुछ ऐसे टर्म्स पूछते हैं, मतलब स्पेशली प्रोजेक्ट के बारे में, तो क्या मुझे वहाँ आंसर करना होगा या मैं डेफिनेटली आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि करंटली आप क्या करते हैं सुमित, तो यू हैव टू वेरी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू आंसर दैट वो तो मैं सर रफली बता दूंगा ओवरऑल डेफिनेटली, है ना? तो आपसे But पूछेंगे, details है? देखिए ये डिपेंड करेगा इंटरव्यूअर पे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका वहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है वो किस टाइप की जॉब है और आप क्या करते हो, अगर वो आपसे डिस्क्रिप्शंस में मांगते हैं आपके जॉब के प्रोफाइल के बारे में, देन आप उसको आंसर करना। अननेसेसरी का पहले ही आप उसको मत बता देना कि सर ये टाइप का मेरा जॉब है। सिंपली आई एम सर एम्प्लॉय इन द DRDO एज ए टेक्निकल असिस्टेंट, राइट? सिंपल। अगर वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका रोल क्या होता है एज ए TA टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में, आप क्या वर्क प्ले करते हैं वहाँ पे, तब जाकर के सर आप उसको, टेक्निकल ऑफिसर सर। हाँ जो भी है, मतलब जो भी पोस्ट है आपका, आपको सिर्फ ये बता देना कि करंटली आई एम एम्प्लॉय इन द DRDO एट अ पोस्ट ऑफ फला फला फला, जो भी पोस्ट है आपका, ठीक है? आपको उसके काम के बारे में नहीं बताना है। अगर वो फिर से एम्फसाइज करते हैं आपके वर्क नेचर पे, देन आप उसको आंसर करना, ठीक है? और ये अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंसेस जो होगा वह पॉजिटिव के लिए काम करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और बाकी कुछ थोड़ा बहुत डाउट रहता है सर वो फेवरेट सब्जेक्ट्स को लेके, वो क्योंकि पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ही, बट एज ऑफ जो नाउ भी तो जो भी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आप और बताएं RIT उस पे, उसके बारे में थोड़ा आइडिया आप जरूर लेकर के जाइएगा कि सर सपोज अगर आप बताते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी से आपका फेवरेट है और माइक्रोबायोलॉजी आपको अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सारी चीज़ें तो आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, बट फिर भी जो बेसिक जिसकी उम्मीद किया सकती है कि आपको आइडिया होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी सब लोगों से मेरा सवाल ये है कि सबसे स्टार्टिंग में जो आपका इंटरव्यू पड़ा हुआ है वो 1 अप्रैल को है, राइट? आप में से कोई है ऐसा जिसका 1 अप्रैल को भी है? कैमरास आप लोग अपने अपने ऑन कर लीजिए, थोड़ा इंटरेक्शन होता रहे, ऐसे आप ऑफ कर लेते हैं तो पता नहीं चलता कौन रिप्लाई दे रहा है। प्लीज आप लोग अपने अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए। अभिषेक आनंद, स्नेहा गंदोपाध्याय एंड अंजन बेहरा, रशीद खान। ओके, क्या किसी का 1 अप्रैल को भी इंटरव्यू है? नहीं है। 2 को? ओके, जितने लोग हैं यहाँ पे, इनमें से कितने लोगों का मतलब किसका सबसे पहला है, मीन्स अर्लीस्ट है, जैसे 4, 5, 6, 7 जब भी है? सर मेरा 12th को है। 12th को है। ओके, मतलब कि मोस्ट ऑफ द लोगों का 10th अप्रैल के बाद ही है, ठीक है? ओके, अभी मैं आपको कुछ स्लाइड यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ और स्लाइड में कुछ कॉमन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको इंटरव्यू में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और सर मेरा 5th को है, आई एम सॉरी। सॉरी, अच्छा आपका 5th को है? सर अच्छा, ओके। सो अगर आप लोगों के कुछ सवाल बाकी हों, जैसे आप कुछ पूछना चाहते हैं, योगिता आई थिंक अभी आपसे इंटरेक्शंस नहीं हो पाया। ओके, आप अभी रेडी हैं अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए?
हाँ, yes, sir. अच्छा ओके, Okay. सो 5 मिनट टाइम लगेगा और इनसे भी बात कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग कॉमन स्लाइड जो होगी सबको शेयर करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि आपको इंटरव्यू में क्या चीज़ें पहन के जानी है और कैसे अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और क्या सिचुएशंस वहाँ पे होंगी, इनके बारे में हम लोग ब्रीफ करेंगे। सो मैक्सिमम हाफ एन आवर्स और लगेगा, इसके बाद हम लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे, फिर आप लोग अच्छे से जाकर के अपनी प्रिपरेशंस करिएगा। सो योगिता, जस्ट गिव योर ब्रीफ Yes, इंट्रोडक्शन sir. अबाउट योर सेल्फ सो वी कैन स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। Sir, I have done my MSc in biochemistry. Currently Biochemistry. pursuing PhD in biochemistry, sir. Currently you are doing PhD. PhD, sir, biochemistry. Okay, from where? Andhra Pradesh, sir, Visakhapatnam. Sorry, can you repeat again? Andhra Pradesh, sir, Acha, okay, Visakhapatnam. Andhra Pradesh. Okay, so what is your topic of PhD? Sir, I'm working on neurobiology topics, sir, related to aggregation of proteins which leads to neurodegenerative diseases. Okay, then definitely your favorite subject will be the biochemistry. Yes, sir. Okay, so why you think that you are a good candidate for this post, Yogita? क्यों लगता है आपको कि आप एक suitable candidate हैं? क्योंकि मुझे बायोकेमिस्ट्री पाथवेज में वो सब इंटरेस्ट है, मीन्स कैसे क्यों आया, अगर पेटेंट एग्जामिनर बन सकते हैं तो तरह तरह के पेटेंट्स लिखने को मिलेगा, मीन्स लाइक इनोवेटिव आइडियाज। अभी कैंसर का ड्रग्स हो गया या थेरेपी या कुछ पाथवे, कुछ स्ट्रक्चर, तो बहुत सीखने को मिलेगा, मीन्स वाइड एक्सपोजर। आप वहाँ पे सीखने के लिए जाएंगे या फिर अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने जाएंगे? हाँ, दोनों हो जाएगा ना सर, अच्छा ओके, मीन्स मतलब इट्स आप नॉट लाइक वन साइडेड ओनली, और सीखने को भी मिलेगा। ओके, अगर योगिता मैं पर्टिकुलरली आपके बायोकेमिस्ट्री पे बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री का वो कौन सा डोमेन है, कौन सा वो एरिया है जिस पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और अगर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा तो आप उसको आंसर देने के रेडी हैं? मेटाबॉलिज्म सर, सॉरी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। ओके, वेरी गुड। हाँ सो मे आई आस्क सम क्वेश्चंस? हाँ, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स का फोकस है, न्यूक्लिक Okay, okay. एसिड्स उतना So नहीं है। simply tell me one thing: why lipid is more energetic in the term of ATP as compared to the glucose? Okay. Suppose, So when suppose I use 1 gram of a glucose, then I will generate 32 ATP. Similarly, if I yes, use 1 gram of a lipid, then I will generate 5 times more ATP. So, what is the basic reason behind it that why lipid is more ATP productions as compared to the glucose? so I think it is related to respiratory efficiency, sir. Means carbohydrates से ज़्यादा, means energy तो Okay, if 0.9 you're not something confident right now, related then to find out the answer why lipid is more ATP generated. And second one is that okay. if lipid is more energetic than carbohydrate, then why carbohydrate is using as a primary substrate for the energy productions, not instead of a lipid. अगर लिपिड का एटीपी जनरेट करने की रेट ज़्यादा है, 5 टाइम्स मोर है कार्बोहाइड्रेट से, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्यों प्राइमरी सोर्स ऑफ एटीपी के रूप में यूज किया जाता है बजाय लिपिड के? So lipid is like a fat storing, means during starvation, lipid pathway will function, sir, as an energy source. Mostly carbohydrates से ही energy मिलता है. Secondary, during fasting conditions, lipid related pathways को activate. Yogita, have you heard about the beta oxidation of lipid? हाँ, yes, sir. Okay, where it takes place? Mitochondria, sir, through carrier carnitin shuttle pathway. What is the meaning of a beta? Beta means fatty acid. जिस ग्रुप पे होता है अल्फा कार्बन है, उसके साइड में जो कार्बन है वो बीटा कार्बन होता है, उस पे OH ग्रुप होता है, सो इसलिए बीटा बोलते हैं। ओके, योगिता ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट में एनोमर्स एंड ईपीमर्स टर्म यूज किए जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमर्स? एनोमर्स एंड क्या सर? ईपीमर्स। एपिमर्स, ओके।
सर आइसोमर्स में ही टाइप्स होते हैं, एपिमर्स, एनोमर्स मींस व्हिच डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। अभी गैलेक्टोस और मैनोस देख सकते हैं, C1 C4 एपिमर्स है। Glucose and fructose are the examples of apimers or anomers. एनोमर्स Anomers. एनोमर्स Why? ग्लूकोज में मींस aldehyde ग्रुप है सर, फंक्शनल ग्रुप। फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन है, तो एनोमर्स में होता है। अच्छा, ओके। I think so, फंक्शनल sir. ग्रुप के चेंज होने की वजह से एनोमर्स होता है। चेंज मतलब हाँ, अच्छा, I think so, sir. एक बार देखूंगा। Currently you are doing PhD in biochemistry, right? So ऐसे टाइप के सवाल का आंसर आपको पता होना चाहिए। आप उसको देख लीजिए, एनोमर्स का क्या डेफिनेशन है और एपीमर्स का क्या डेफिनेशन है, राइट? सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर दैट सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देन व्हाट विल बी योर आंसर? अगर आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और आपके स्टीरियो आइसोमर के बारे में अगर मैं पूछूं तो कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा? Stereo isomers 2 power 6, sir. I think so. वही एग्जैक्ट है। अच्छा, ओके। इन अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी नंबर ऑफ chiral carbon? 2, sir. Because to find out the number of stereoisomers, you have to find out the number of chiral carbon. Okay. Okay. The total number of stereoisomers in any optically active compounds is equal to 2 to the power n, where n is the number of chiral carbon. Okay. And in a single molecule of a glucose, there are 4 different chiral carbon. So that is why a single glucose molecules can form 16 different stereoisomer. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. What is the concept of L and D configuration? Dextro right means Nuta rotation, which rotates the plane polarized towards right. It is dextro. Vivo means towards left. Okay. कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, बताइए। एक्चुअली PhD में currently second year हूँ सर। अगर means like what अभी is आपका the PhD का कौन सा ईयर? अभी आपका PhD का कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर सर। सेकेंड ईयर, ओके। फिर तो मतलब अभी कोर्स वर्क हो गया आपका? हाँ, कंप्लीट है। ओके, तो पढ़ाई मतलब थोड़ी कम चल रही है आपकी, है ना? अभी हाँ, यस सर। एक्चुअली टच चला गया था। बट इंटरव्यू के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा योगिता, बिकॉज अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि दैट यू डिड योर MSc इन बायोकेमिस्ट्री एंड करेंटली यू आर डूइंग PhD इन बायोकेमिस्ट्री आल्सो, सो जो पर्सन्स आपके सामने बैठे होंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बायोकेमिस्ट्री को लेकर थोड़ी हाई हो जाएगी, और अगर इस तरीके के बेसिक सवालों का आंसर आप नहीं कर पाएंगे, दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू एंड ऑल्सो ऑन योर मार्क्स। सो बी फोकस, थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, उसको ब्रश अप कर लीजिए। और जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, कार्बो, जैसे आपने बोला कि सर कार्बोहाइड्रेट लिपिड में हमको कॉन्फिडेंट है, पूछ लीजिए आप। और आप कार्बोहाइड्रेट लिपिड के ही आंसर्स को अगर आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। तो आपको जो मैंने मटेरियल दिया हुआ है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री के 12-13 लेक्चर होंगे, अगर उन लेक्चर्स को भी ठीक तरीके से अगर आप देख के जाएंगे ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा और वो सारी चीज़ें आपसे कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, ओके, होपफुली कि अभी जितने लोग हैं, थैंक यू योगिता। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे से उसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। अभी मेरे ख्याल से जितने लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों से इंटरेक्शंस हो गया। अब आप लोग चाहें तो कैमरा अपना ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे PPT शेयर करने वाले हैं और उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ओके, सो होपफुली कि अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन पे आपको, आप जब इंटरव्यू रूम में जाएंगे, उस रूम का जो कंडीशंस होगा कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। ये 3 जो मेंबर होंगे, ये इंटरव्यूअर पैनल के लिस्ट होंगे। सेंटर में बैठा हुआ आदमी जो होगा वो चेयरपर्सन होगा, बाकी दोनों जो होंगे ये इसके असिस्टेंट होंगे। आपकी पोजीशन ये वाली होगी जो कैंडिडेट यहाँ पे बैठा हुआ है। हो सकता है कि इसके आसपास में ऐसे राउंड टेबल लगा हुआ हो सकता है कि ऐसे फ्रंट पे बैठा हुआ हो। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस यहाँ पे देखिए, इस लड़के ने
अच्छे तरीके से एक डार्क कलर का अपना कोट पहना हुआ है, ब्लेजर और वाइट शर्ट पहना हुआ है। हालाँकि अभी गर्मी का मौसम है, तो आपको ऐसे ब्लेजर या कोट पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेल कैंडिडेट है मीन्स बॉयज़ हैं, वो ऐसे लाइट कलर का कोई कॉटन का शर्ट पहन करके जाएँ, लूज़ वाला, कंफर्टेबल हो, उसमें उनको दिक्कत ना हो रहा हो। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि बहुत टाइट फिटिंग हो और आपको अपने आप में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो शायद आपको वहाँ पे दिक्कत होगी और या जो इंटरव्यूअर होंगे उनको कोई प्रॉब्लम होगी। और बाकी पैंट का जो कॉम्बिनेशन है वो कोई डार्क में आप रखें, कोई लेदर शू पहन लें आप, अच्छे से वॉश लगा लें, सिंपल में जाइए आप अच्छे तरीके से। बाल वाल आपके अगर ठीक नहीं है तो बाल थोड़ा सेट करा लीजिए। और ऐसा कोई बहुत डार्क वाला शर्ट पहन करके जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो कुछ लाइट में जो भी वाइट है या जो भी लाइट कलर का शर्ट है आप उसको शर्ट ले लीजिए, बाकी एक कोई डार्क में पैंट ले लीजिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं, अगर आपको लगता है कि आपको साड़ी पहन के कंफर्टेबल फील होता है, तब तो आप साड़ी को वियर कीजिए, अदरवाइज़ कोई कंपल्सरी नहीं है। आप सिंपल सूट में भी जा सकते हैं, कॉटन वाले कपड़े आप ले लीजिए, लाइट कलर का आपका सूट हो, बाकी नीचे का जो भी हो डार्क में कॉम्बिनेशंस चलेगा। और आपका भी वही होना चाहिए, सिंपल में आप चाहें तो सैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई लेदर शूज़ या स्पोर्ट्स शूज़ अवॉइड कीजिएगा इंटरव्यू के लिए, कोई लेदर शू होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके रिस्ट वॉच होनी चाहिए, घड़ी आप लगा के जाइए। कपड़े का जो ड्रेसिंग सेंस हो वो उससे ये रिफ्लेक्ट हो कि आप मतलब एक डिसेंट पर्सनैलिटी हैं। ऐसा ना हो कि बहुत तड़क-झड़क और बहुत ताम-झाम वाले कपड़े आपने पहन लिए, लाल, पीले और चमक-धमक वाले, ऐसा कपड़ा ना हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सिंप्लिसिटी का एक्सप्रेशन देना होगा, तो आप कपड़े जो भी पहने, नॉर्मल कलर वाले पहने, लाइट कलर वाले कपड़े पहने, और कॉटन कपड़ा पहनेंगे ढीला-ढाला तो थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, ये आपकी यहाँ पे सिटिंग पोजीशन होगी, आप ऐसे बैठेंगे और बाकी आपके जो पैनल में बैठने वाले मेंबर्स होंगे वो आपके सामने होंगे। जब आप इनसे अगर बात कर रहे होंगे तो फिर आपका आई कॉन्टैक्ट इनसे ही होना चाहिए। अगर आप इनसे ये सवाल पूछते हैं तो फिर इनसे होना चाहिए, अगर ये सवाल पूछते हैं तो इनसे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सवाल इन्होंने पूछा है और जवाब आप इनको दे रहे हैं, ये तरीका आपका क्या होगा, गलत होगा। जो भी मेंबर आपसे सवाल पूछेगा, आपका फेस का डायरेक्शन मूव हो जाना चाहिए उधर की तरफ, और आपको उनसे ही बात करके आई टू आई कॉन्टैक्ट करना है और रिप्लाई देना है। वन थिंग मोर यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो बहुत ही पेशेंसफुली उनकी बात को फिनिश होने देना है। ऐसा ना हो कि वो बात पूरी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और पहले से ही आप उतावले हो रहे हैं आंसर देने के लिए, आपको आंसर आता है तो। नहीं, लिसनिंग इज़ अ गुड आर्ट। आपको सामने वाले की बात को सुनना इस बात का इंडिकेट करता है यू हैव अ गुड पेशेंस। आपको उनकी बात को फिनिश होने देना है, और जब फिनिश हो जाए तो थोड़ा पॉज़ लेकर के आप आंसर दीजिए। घबराहट में आंसर आपको नहीं देना है कि आप बहुत घबराए हुए हैं या फिर आपको बड़ी बेचैनी मची है कि आपको जल्दी से दे के जाना है। रिलैक्स रहिए, उनका स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए और फिर अपने तरीके से वर्ड को थोड़ा समझ करके बोलिए, जो कि अननेसेसरी चीज़ें ना हों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आप उनकी बात को फिनिश होने दें और उनकी बात को सुन करके फिर आप थोड़ा पॉज़ लेकर के रिप्लाई दें। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा आप पॉज़ ले रहे हैं, रुक रहे हैं। नॉर्मली तरीके से इससे रिप्लाई दिया जाता है। आप उनकी बातों कंप्लीट होने दें, फिर अपना आप रिप्लाई दें। कपड़े का ड्रेसिंग सेंस मैंने आपको बता दिया, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए आपको क्या पहन करके जाना है, कैसा कपड़ा होना चाहिए। साड़ी कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कंफर्टेबल हैं, देन आप जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप नहीं हैं तो आप सूट पहन करके जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सबके पास एक फाइल वाली बैग होनी चाहिए, जिसमें आप पूरा का पूरा अपना सारा सर्टिफिकेट भर के रख के ले जाएंगे, अरेंज करके। जैसे इनिशियली आपने क्या किया है, 10th लगाया है, देन इसके बाद 12th लगाया है, देन इसके बाद आपका ग्रेजुएशन, देन इसके बाद आपका पीजी, देन इसके बाद अगर आपने पीएचडी किया हुआ तो पीएचडी, कोई एक्सपीरियंस है तो वो। ये सारे अरेंजमेंट आपके इसे फाइल फोल्डर में आपका क्या होना चाहिए, अच्छे से अरेंज होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो जो मैंने बता दिया है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक दिन पहले ही अरेंज कर लें। इस फाइल को लेकर के आप आसानी से वहाँ पे पहुँचे। दूसरा, यहाँ पे कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर जो होंगे उनके हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ होगा या कोई ऐसा डिजिटल बोर्ड लगा होगा जिस पे कि डिस्प्ले हो रही होगी। आपसे सवाल पूछने के टाइम पे यहाँ पे हो सकता है कुछ पिक्चर्स आपको दिखाएं, और उस पिक्चर को देख करके आपको कुछ गेस करना होगा कि ये किस सिचुएशंस का या किस टाइप का पिक्चर है। इस पिक्चर से आप क्या समझते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसा वो कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कुछ यहाँ पे बोल दिया जाए कि अच्छा
आपने ये टीचिंग किया हुआ है तो चलिए ठीक है, आप आइए यहाँ पे और लीजिए कुछ फेवरेट टॉपिक अपना पढ़ाना आप शुरू कीजिए। तो जो लोग अगर ये बताते हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस से टीचिंग में ले रखा है, टीचिंग उनकी हॉबी है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनता है कि आपसे यहाँ पे टीचिंग कराई जा सकती है, टीचिंग करवाया जा सकता है। तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखिए। तो डिस्प्ले पे जाने के लिए आपको नर्वस नहीं होना है। अगर आप उसके लिए हैबिचुअल नहीं है तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि कैसे आप सबके सामने खड़े होकर कुछ लिखेंगे या कुछ बताएँगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला जो पेज है, ये पेज मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि क्या इंटरव्यू का जो कंपोनेंट हैं क्या-क्या होंगे, किन-किन टॉपिक को आपको डिस्कस करना है, किन-किन टॉपिक को आपको पढ़ाना है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये वीडियो अलग से मैंने बनाया हुआ है। इस वाले स्लाइड का जो फिगर दिख रहा है, इस पे आपको बहुत-बहुत शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है। ख़ास करके ये वाला जो पर्सनैलिटी है यहाँ पे, जैसे आप जब बात कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, आपका जेस्चर एंड पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा आपके इंटरव्यू में मार्क्स को। बाकी सब्जेक्ट और आपका पोस्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज होगा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको इस वाले फ्लो चार्ट पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे आप अच्छे से काम कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। बाकी जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई इशू अगर होता है तो उस पे आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सब लोग वहाँ पे ग्रुप में हैं और ये इंटरव्यू के लिए एक ग्रुप बना हुआ है। होपफुली कि आज का जो ये इंटरैक्टिव सेशन हुआ, इससे थोड़ा-सा आपको समझ में आया होगा कि आपकी लैकुना ड्रॉबैक कहाँ पे हैं, आपको किस पे काम करने की ज़रूरत है और किस तरीके से आपको रिप्रेज़ेंट करना है इंटरव्यू के टाइम पे। अगर इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसको आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो कुछ चीज़ें होंगी जो लगेगा मुझे कि आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। और जैसे कि मैंने पीडीएफ वगैरह दिया हुआ था पहले भी, और इस वाले जो स्लाइड पे अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, स्लाइड पे जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं, इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ था वो मैंने शेयर कर दिया था। अगर आप लोगों को नहीं मिला होगा तो उसको मैं दे दूँगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट हो करके और होपफुली कि आप लोगों को भी चीज़ें काफ़ी सीखने और जानने को मिली होंगी। बाकी टाइम आपके लिए बहुत अब प्रीशियस है, इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। ग्रुप बना है, वहाँ पे कोई दिक्कत हो तो उसको आप मैसेज डालते रहिए और डिस्कस करते रहिए, ठीक है? सो मेरी तरफ से इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज़ ये सेशन यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे। ओके? Thank you, sir, for the session. ओके, सो होपफुली कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा और सभी लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। बाकी जो लोग नहीं सुन पाए हैं उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा उनके ग्रुप में, तो वो चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है? सो मेरी तरफ से इतना ही और होपफुली कि अभी आप लोगों को भी कुछ नहीं कहना है तो हम लोग इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है फिर? Thank you, sir. ओके, Thank you. गुड नाइट टू ऑल। Thank you, sir. Good night. Good night. Thank you, sir.